नमस्कार, आप देख रहे हैं कचहरी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। धर्म जिसे व्यक्तिगत आस्था का मसला माना जाता है, वो अब डिप्लोमेसी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और कौन कर रहा है इसका इस्तेमाल? वो चीन, जो खुद को नास्तिक देश कहता है। चीन कैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा को डिप्लोमेसी का पुल बना रहा है, कचहरी में आज खुलेगी इस केस की फाइल। भारतीय राजनीति में राहुल गांधी शायद इकलौते ऐसे नेता होंगे जिनकी छुट्टी को लेकर नैरेटिव भी बनने लगते हैं, सवाल भी उठते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल के बगैर बीजेपी का भी काम नहीं चलता? और क्या कांग्रेस की राजनीति के इंजन को रफ्तार राहुल गांधी की मौजूदगी में ही मिलती है? तो इस पर भी होगी बात। कचहरी में 10:30 बजे एक ऐसे मुकदमे की फाइल खोलेंगे जिसका सीधा ताल्लुक भारत से तो नहीं है, लेकिन वो भारत की तरह का ही मामला है। ब्रिटेन में भी एक हिंदू मंदिर का मामला कानूनी लड़ाई की वजह बन गया है। लेकिन कचहरी में बात सबसे पहले कैलाश के जरिए हो रही कूटनीति। हिंदू आस्था में अगर कोई पर्वत सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि खुद में भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है, तो वो है कैलाश पर्वत। अगर कोई झील सिर्फ पानी का विशाल स्रोत नहीं बल्कि मोक्ष, तप और आत्मशुद्धि का प्रतीक मानी जाती है, तो वो है मानसरोवर झील। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कैलाश के दर्शन से सौभाग्य मिलता है, लेकिन उसकी परिक्रमा का अवसर मिल जाए तो वो कई जन्मों के पुण्य का फल माना जाता है। यही वजह है कि कैलाश मानसरोवर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, भारत की सभ्यता, संस्कृति और करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे ऊंचा प्रतीक है। लेकिन कचहरी में आज की कहानी सिर्फ कैलाश मानसरोवर की नहीं है। आज की कहानी उस चीन की है जो दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी चलाता है। वो चीन जिसकी आधिकारिक विचारधारा नास्तिक है, वो ऑफिशियली किसी धर्म को नहीं मानता। वो चीन जिसने दशकों तक धर्म पर कड़ा नियंत्रण रखा, आज वही चीन भगवान शिव के सबसे पवित्र धाम कैलाश मानसरोवर की तस्वीरें दुनिया को दिखाकर भारत से कह रहा है, आशा है ये यात्रा दिलों को करीब लाए। सवाल यह है कि क्या चीन बदल गया है या चीन ने अपनी डिप्लोमेसी बदल दी है? क्योंकि भारत में चीन की प्रवक्ता यू जिंग की ये कोई सामान्य सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है। आप इसकी टाइमिंग पर गौर करिए। चीन की तरफ से भारत को यह संदेश उस वक्त आया है जब भारत और चीन के रिश्ते पिछले कुछ बरसों से सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। डोकलाम से लेकर गलवान की झड़प, एलएसी पर सैन्य तनाव और फिर एक दूसरे पर अविश्वास, ये सब इसी बीच हुआ है। और इसीलिए ये सवाल उठता है कि इन सब के बीच चीन अचानक दिलों को करीब लाने की बात क्यों कर रहा है? क्या चीन भगवान शिव के रास्ते भारत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है? क्या चीन ने धार्मिक कूटनीति का नया चैप्टर खोल दिया है? यह समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में चीन कहां स्टैंड करता है और इस यात्रा में उसका रोल क्या है। दरअसल कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील जिस तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में पड़ते हैं, उस पर चीन का कंट्रोल है। उस इलाके को नगारी कहते हैं। भारत से यहां पहुंचने के 3 रास्ते हैं, एक उत्तराखंड से, दूसरा नेपाल से और तीसरा सिक्किम से। चीन ने इस साल 24,000 भारतीय तीर्थ यात्रियों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की अनुमति दी है। भारतीयों के लिए ये बड़ी धार्मिक यात्रा है, लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा चीन की इकोनॉमी में योगदान देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक भारतीय श्रद्धालु इस यात्रा पर औसतन लगभग 1,70,000 रुपए खर्च करता है, जो इसी अवधि में चीन के पर्यटकों के औसत खर्च से करीब 3.7 गुना ज्यादा है। कुछ अनुमानों के मुताबिक इस यात्रा की वजह से तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के नगारी क्षेत्र की आमदनी 300% तक बढ़ी है और इस बात को चीन भी कबूल करता है। साल 2020 से 2024 के बीच पूरी तरह से बंद रहने के बाद जून 2025 में जब कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हुई तो चीन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तीखी बहस छिड़ गई। कई चीनी नागरिक सवाल उठाने लगे कि चीन के पवित्र पर्वत और झीलें आखिर भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए पवित्र स्थल कैसे बन गई। चीनी सरकारी मीडिया ने यह तर्क देकर इन चिंताओं को शांत करने की कोशिश की कि कैलाश मानसरोवर यात्रा न सिर्फ दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाए रखती है,
बल्कि तिब्बत के नगारी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ पहुंचाती है। लेकिन चीन अब कैलाश मानसरोवर यात्रा को इकोनॉमी से और आगे देख रहा है। चीन हिंदुओं की इस धार्मिक यात्रा को अपनी विदेश नीति के औजार की तरह इस्तेमाल करता दिख रहा है। यानी कैलाश के जरिए कूटनीति का बड़ा खेल खेला जा रहा है। और ये पहली बार नहीं जब नास्तिक देश चीन धर्म को हथियार बना रहा है। इसी कचहरी शो में हमने आपको कुछ दिन पहले एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे चीन ने भगवान बुद्ध की जन्मस्थली नेपाल के लुम्बिनी में 19,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। चीन बुद्ध से जुड़ी विरासत के जरिए बौद्ध वर्ल्ड पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है। तिब्बत में भी धार्मिक संस्थानों पर उसका कंट्रोल है और दुनिया तक वो बौद्ध परंपरा की अपनी कहानी पहुंचा रहा है। और अब बुद्ध के बाद चीन की नजर भोलेनाथ पर है। यानी पहले बौद्ध डिप्लोमेसी, अब शिव डिप्लोमेसी। यहीं से निकलता है फिर आज का बड़ा सवाल, क्या धर्म अब नास्तिक चीन का नया सॉफ्ट पावर टूल बन रहा है? चीन अपने आंतरिक टर्फ पर तरह तरह की आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से जूझ रहा है, वहीं भारत लगातार एक विश्व शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो भारत के साथ संवाद के रास्ते खोलना, ताकि आगे चल करके रिश्तों में कैसे सुधार लाया जा सके, इसको लेकर के वो बात कर सके और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक अच्छे देश की छवि बनाना, क्योंकि इस वक्त चीन की छवि ग्लोबल साउथ के देशों में और वैश्विक स्तर पर बहुत खराब है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। कूटनीति में प्रतीक मायने रखते हैं, लेकिन प्रतीकों से ज्यादा मायने रखते हैं जमीनी हालात, ग्राउंड रियलिटी। क्या हम ये उम्मीद करें कि सिर्फ कैलाश मानसरोवर यात्रा आसान हो जाने से सीमा विवाद खत्म हो जाएगा? क्या सिर्फ धार्मिक संदेशों से गलवान की यादें धुंधली पड़ जाएंगी? क्या एलएसी पर तनाव और आपसी अविश्वास भी कम हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि इतिहास बताता है भारत और चीन के रिश्ते हमेशा दो समानांतर रास्तों पर चलते रहे हैं। एक तरफ व्यापार, दूसरी तरफ सीमा विवाद। एक तरफ कल्चरल कनेक्ट और दूसरी तरफ स्ट्रैटेजिक प्रतिस्पर्धा, यानी सहयोग भी और सतर्कता भी। चीन नास्तिक है, समय समय पर तिब्बती हिंदू संस्कृति का, बौद्ध संस्कृति का उपयोग करता आया है अपनी कहीं ना कहीं एक छवि को उदारवादी दिखाने के लिए, सॉफ्ट पावर के रूप में सांस्कृतिक टूल को यूज करने के लिए। यही भारत की चुनौती भी है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर भारत के लिए सिर्फ पर्यटन नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था है। लेकिन चीन के लिए ये एक जियोपॉलिटिकल प्रॉपर्टी भी है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने, पर्यटन बढ़ाने और भारत के साथ संवाद का माहौल बनाने के लिए कर सकता है। यानी एक ही पर्वत, दो अलग अलग नजरिए। भारत के लिए आस्था, चीन के लिए आस्था भी, कूटनीति भी। इसीलिए आज जब चीन कहता है कि आशा है कि ये यात्रा दिलों को करीब लाए, तो इस संदेश को सिर्फ धार्मिक भावना के चश्मे से नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल चश्मे से भी पढ़ना होगा। क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में अब सिर्फ बम, बारूद और मिसाइल्स ही कूटनीति नहीं करती, तीर्थ यात्राएं भी कूटनीति करती हैं, संस्कृति भी करती है और आस्था भी। तो कचहरी में आज का सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या कैलाश मानसरोवर भारत और चीन के बीच भरोसे का नया पुल बन सकता है, या फिर ये चीन की सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी का एक और अध्याय है, जहां पहले बुद्ध थे और अब भोलेनाथ हैं। फैसला तो आने वाले समय में होगा, लेकिन इतना तय है कि हिमालय की 22,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर सिर्फ बर्फ नहीं जमी है, वहां कूटनीति की एक नई परत भी दिखाई देने लगी है। उम्मीदों की एक नई रोशनी भारतीयों को पश्चिम एशिया की खाड़ी में भी दिखाई देने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि ईरान युद्ध खत्म हो जाने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खुल जाने के बाद देश में डीजल, पेट्रोल, गैस वगैरह का संकट दूर हो जाएगा, लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन हॉर्मुज पर फिर से बम बारूद बरसने लगे हैं। अमेरिका वहां अपना नाका लगाकर बैठ गया है। तो क्या हॉर्मुज के लिए दिल्ली अभी दूर है? कचहरी में खोलते हैं अब ये फाइल। हॉर्मुज स्ट्रेट 33 किलोमीटर का वो गलियारा, ईरान का वो बम जो बिना फटे ही दुनिया पर फूट पड़ा है। ईरान दावा करता है कि उसके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं, लेकिन दुनिया को ठप कर देने वाला वेपन ऑफ मास डिस्ट्रप्शन यानी हॉर्मुज जरूर है।
We're hitting them very heavy tonight, as you know. We're hitting them. We have tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years. And we're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else. So it's a blockade. It's a very strong blockade. The blockade was probably more effective even than hitting them. But I think the combination is the thing that really does. बार पलटवार के बीच समुद्री रास्तों पर व्यापारिक जहाजों को मिसाइल से निशाना बनाया जा रहा है। यूएई के टैंकरों पर हमले हुए हैं, जिसमें जान माल का नुकसान हुआ। भारत के भी एक नाविक की इस इलाके में जान गई, जिसके बाद भारत ने राजनयिक स्तर पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। We had issued a statement post summoning of the Deputy Chief of Mission of Iran. We conveyed to them our deepest concerns and that we strongly condemned what has happened. We lost a precious Indian life, and there are several Indian nationals who have been injured, and a couple of them are also seriously injured. So we conveyed our strongest protest with the Iranian side on this particular matter, that these attacks, which we condemn, must stop at the earliest. At the same time, there should be de-escalation, and the two sides should come to the negotiating table and take the path of dialogue and diplomacy so that peace and stability can be ensured in West Asia. इसमें कोई शक नहीं कि युद्ध विनाश लाता है। पिछली बार जब हॉर्मुज बंद हुआ तो देश में तेल गैस के संकट के संकेत साफ दिखने लगे थे। इस बार भी हॉर्मुज बंद होने का ऐलान हुआ है। 10 से 12 जुलाई के बीच हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में पिछले हफ्ते से लगभग 52% की कमी आई, और इसका नतीजा ये हुआ कि कच्चा तेल फिर से डराने लगा है। 10 जुलाई को भारतीय बास्केट में कच्चे तेल की कीमत $73.23 प्रति बैरल थी। अब कच्चे तेल की कीमत $85 से $86 प्रति बैरल तक पहुंचती दिखाई दी, और ये भारत के लिए बुरी खबर है, क्योंकि वो अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आयात करता है, और जिसका करीब 40 से 45% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। चुनौती एलपीजी आयात के मोर्चे पर भी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी आयात करता है, जिसका करीब 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए भारत पहुंचता है। We had a deal yesterday or the day before yesterday was all done, and then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like, and they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait, and I think in the end we will end up just controlling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. जाहिर है कच्चे तेल और गैस के महंगा होने से भारत का तेल आयात बिल फिर से बढ़ने लगेगा, लेकिन सवाल है क्या इससे पेट्रोल डीजल फिर महंगा होगा? क्योंकि देश में पेट्रोल की कीमतें पहले ही 3 बार बढ़ चुकी हैं। दिल्ली में जो पेट्रोल ₹94.72 प्रति लीटर था, वो आज 102 के पार चला गया है। डीजल भी 87 से उठकर 95 को पार कर चुका है। युद्ध की वजह से देश की तेल कंपनियों को अप्रैल से जून 2026 की सिर्फ एक तिमाही में ही 74,781 करोड़ का नुकसान हुआ। सरकार ने जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी तो घटाई, लेकिन इससे सरकारी खजाने पर 1.7 लाख करोड़ रुपए का बोझ आ गया। We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world. याद कीजिए, जैसे ही युद्ध शुरू हुआ था, दूध के दाम बढ़े, ब्रेड के दाम बढ़े, और देखते ही देखते आपके पूरे किचन का बजट बिगड़ गया। और आंकड़े गवाही देते हैं कि इसी 7 जून को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गए, यानी सिर्फ कुछ महीनों में 89 रुपए की सीधी बढ़ोतरी। 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर जो मार्च में 1768 रुपए का था, वो जुलाई आते आते 2930 रुपए का हो चुका है। इसके ऊपर डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। साल की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले जो रुपया 89 रुपए 86 पैसे था, वो अब 96 रुपए 15 पैसे के निचले स्तर पर दिखाई दिया। रुपया कमजोर होने का मतलब है कि हमारा इंपोर्ट और ज्यादा महंगा होगा, और कमर्शियल सिलेंडर की महंगाई से छोटे दुकानदारों की कमर टूट रही है।
ये भारत पर युद्ध का असर है जो हर शहर, गली में, नुक्कड़ में दिखाई दिया, आपके घर को सुलगाने लगा। अब अगर यही हालात रहे और युद्ध की टाइमलाइन बढ़ती रही तो बड़ा संकट और बढ़ सकता है। और जमीनी हकीकत तो यह है कि अमेरिका लगातार हवाई हमले कर रहा है। ईरान के बंदर अब्बास, गेश और अबू मूसा द्वीपों पर धमाके सुनाई दिए, मगर ईरान भी चुप नहीं है। उसने साफ कह दिया है कि अगर ट्रंप ने उसके अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट पिकैक्स माउंटेन पर हमला किया तो वो ऐसी तबाही मचाने वाला है जो इतिहास याद रखेगा। बार बार मिली हार से कोई सबक न सीखते हुए अमेरिकी सेना ने एक गैर कानूनी रास्ते से कई जहाजों को ले जाने की कोशिश की। इस उल्लंघन के बाद IRGC नेवी ने 2 सुपर टैंकरों पर हमला करके उन्हें बेकार कर दिया। इन टैंकरों ने अपने नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिए थे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर की बार बार दी गई चेतावनी को नजरअंदाज किया था। IRGC ने जोर देकर कहा था कि हमलावर दुश्मन का साथ देने और बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने का नतीजा सिर्फ पछतावा, नुकसान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने में देरी और दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा होने के अलावा कुछ नहीं होता। यानी महाशक्ति अपनी जिद पर अड़ी है और ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। ट्रंप कहते हैं रास्ता हमारा है, ईरान कहता है कंट्रोल हमारा है। लेकिन इस अहंकार की जंग में पिस कौन रहा है? पिस रहा है वो आम हिंदुस्तानी जो सुबह उठकर काम पर जाने के लिए अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाता है। पिस रही है वो गृहिणी जो हर महीने रसोई गैस का बढ़ता बिल देखकर अपना बजट छोटा करने पर मजबूर है। पिस रहा है वो रेडी पटरी वाला जिसकी चाय और पराठे की कीमत ग्राहकों की पहुंच से बाहर होती दिखने लगी है। लेकिन ट्रंप कहते हैं ईरान का नामो निशान मिटा देंगे और ईरान कहता है ट्रंप को सबक सिखाएंगे। सवाल यही है, क्या ये युद्ध आगे बढ़ेगा और क्या ये आर्थिक विनाश हिंदुस्तान में और बर्बादी मचा सकता है? और इस बीच बड़ी खबर यह है कि हॉर्मुज पर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ईरान के लिए हॉर्मुज का मार्ग बंद हुआ जबकि बाकी जहाजों के लिए रास्ता खुला है। 20% रिम्बर्समेंट फीस खत्म होगी। फीस की जगह होगी ट्रेड डील। खाड़ी देश अमेरिका में निवेश करेंगे। I put it out yesterday. I thought it was good. I was called by different people, different countries, kings and emirs, and all of the people that we all know and we all love, and they've been very strong partners. And they said we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars and continue our record setting. And I like that actually because I don't think anybody should be able to charge a fee for the strait or for any other strait. तो ट्रंप का मूड दुनिया के लिए एक बड़ी पहेली बनता जा रहा है, लेकिन पहेली घरेलू राजनीति में राहुल गांधी की छुट्टी भी बन जाती है। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी ने उनकी छुट्टी को लेकर एक नैरेटिव राजनीति में छोड़ा है। लेकिन छुट्टी से लौटकर राहुल गांधी ने कैसे कांग्रेस के इंजन की स्पीड बढ़ा दी, कचहरी में खोलते हैं इसकी फाइल। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है, ये बात कोई माने या ना माने। ऐसा लग रहा है कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अब ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां उसका राजनीतिक तापमान भी एक ही नेता की मौजूदगी से तय होता है। जरा पिछले 3 हफ्तों को आप याद कीजिए, देश में बड़े बड़े मुद्दे उठे, राजनीतिक विवाद हुए, विपक्ष के सामने सरकार को घेरने के कई मौके आए। लेकिन जानकारों की माने तो इस दौरान कांग्रेस का राष्ट्रीय नैरेटिव उतना मुखर नहीं दिखा। अब करीब 20 दिन की छुट्टी के बाद राहुल गांधी यूरोप से लौटे, बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया, संसद सत्र की रणनीति बनने लगी, नए अभियानों का ऐलान होने लगा, सरकार पर हमलों की रफ्तार अचानक तेज हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी अचानक फिर से फुल स्पीड में आ गई। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर ये उस सियासी सच्चाई की तरफ इशारा करता है कि आज कांग्रेस की राजनीति का इंजन राहुल गांधी के बिना पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाता? सवाल यही है, क्या राहुल गांधी के विदेश में रहने के दौरान कांग्रेस भी पॉज मोड में चली गई थी? बीजेपी तो लगातार इसी नैरेटिव से खेलती रही है। इस बार भी बीजेपी ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के कथित तौर पर गायब होने को लेकर सवालों के साथ एक कैंपेन छेड़। फिर कहां गए हैं राहुल? ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जब जब राहुल विदेश जाते हैं कोई नई टूल किट लेकर आते हैं। आखिर इस बार सीक्रेटली किससे मिलकर नई टूल किट तैयार कर रहे हैं राहुल? लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है? कांग्रेस का जवाब बिल्कुल अलग है।
पार्टी कहती है कि राहुल गांधी का विदेश जाना निजी कार्यक्रम था, इसका मतलब ये नहीं कि संगठन ठहर गया था। प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सांसद, संगठन लगातार सक्रिय रहे। देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुद्दे उठाए गए, सरकार को घेरा गया। बतौर ऑपोजिशन लीडर, ना तो बतौर एक एमपी, किस तरह के नागरिक हैं ये, किस तरह के एमपी हैं ये, किस तरह के एलओपी हैं ये, कि मतलब उनको घूमने फिरने और टूरिज्म, वेकेशन, छुट्टी, मौज मस्ती से ही उनको छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन राजनीति में एक सच्चाई और भी होती है, काम करने और काम दिखने में फर्क होता है। जैसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दौरान किया, वो न सिर्फ मोर्चा संभाले रहे बल्कि राजनीति का एजेंडा भी सेट करते हुए दिखे। उन्होंने बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। राहुल गांधी छुट्टी पर थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बयान भी दिए, सरकार को घेरने की कोशिश भी की। लेकिन क्या उसका वही इम्पैक्ट हुआ? क्या वैसा राजनीतिक माहौल बना जैसा राहुल गांधी की मौजूदगी में बनता है? जैसे राहुल गांधी ने छुट्टी से लौटने के बाद महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा लीक पर एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखी और उस पर सियासी खलबली मच गई। उनकी पोस्ट पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी बयान देना पड़ा। तर मला याची कल्पना नाही की राहुल गांधींनी हे ट्विट परदेशातनं केलंय की देशातनं केलंय, कारण ते बहुतांश वेळी परदेशात असतात, त्यामुळे त्यांना सगळी माहितीच असते असं नाहीये। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का ये नैरेटिव कोई आज का नहीं, लेकिन यहीं से शुरू होती है असली बहस। अब देखिए ना, राहुल गांधी पिछले महीने 17 जून को राजस्थान के कोटा गए थे। वहां उन्होंने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए पेपर लीक, युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाया था। उस कार्यक्रम की काफी चर्चा भी हुई, लेकिन उसके तुरंत बाद वो छुट्टी पर चले गए और जो राजनीतिक मोमेंटम कांग्रेस पार्टी ने बनाना शुरू किया था वो आगे नहीं बढ़ सका। अब छुट्टी से वापसी के बाद राहुल गांधी उसी अभियान को फिर से शुरू कर रहे हैं। 17 जुलाई को देहरादून से छात्रों की गूंज का नया चरण शुरू होगा। राहुल गांधी फिर पेपर लीक और रोजगार को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश में हैं और इसकी बकायदा घोषणा की गई। ये मूवमेंट है, इसकी शुरुआत है, आप मूवमेंट को ज्वाइन कीजिए। तो राहुल गांधी ने हुंकार भर दी। इससे ये भी पता चलता है कि राजनीतिक मुद्दों को लगातार आगे बढ़ाने के लिए नेतृत्व की मौजूदगी कितनी जरूरी होती है। लेकिन राहुल गांधी के सामने सिर्फ यही चुनौती नहीं है, उनके सामने इस समय 3 बड़े राजनीतिक चैलेंजेस हैं। पहली, चुनावी राज्य पंजाब, गोवा और यूपी का पेंच। दूसरी चुनौती, छात्रों की गूंज मुहिम की रीलॉन्चिंग। और तीसरी, संसद सत्र की चुनौती। लेकिन संसद का मॉनसून सत्र राहुल गांधी के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती कैसे है, इसे समझने के लिए मैंने कुछ देर पहले एनडीटीवी इंडिया संवाददाता जैनेंद्र कुमार से बात की। जी देखिए, संसद का आगामी सत्र मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए सिर्फ एक अन्य संसदीय सत्र भर नहीं है, बल्कि इसमें कांग्रेस की कठिन राजनीतिक परीक्षा भी होनी है। विपक्ष पहले जितना एकजुट नजर आता था, वैसी तस्वीर अब दिखाई नहीं दे रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, टीएमसी, आम आदमी पार्टी के भीतर टूट फूट हुई है। डीएमके भी अपनी पुरानी सहयोगी कांग्रेस को छोड़कर अलग रास्ता अख्तियार कर चुकी है। ऐसे में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आइए धारणा और हकीकत के बीच का फर्क समझते हैं। धारणा ये बनती है कि राहुल गांधी जब सक्रिय होते हैं तब कांग्रेस का राष्ट्रीय नैरेटिव ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी यात्राएं, उनके बयान, मीडिया का बड़ा हिस्सा उसी पर केंद्रित रहता है। और ऐसे में जब राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए सार्वजनिक जीवन से दूर होते हैं, सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के पास ऐसा दूसरा राष्ट्रीय चेहरा है जो उसी स्तर पर राजनीतिक एजेंडा तय कर सके? वायनाड कहीं नहीं, वो जब ही ऐसा दुर्घटना होती है तो वो लापता हो जाते हैं विदेश में। और यही है असली बहस। और ये सवाल नया भी नहीं है। कांग्रेस एक समय ऐसी पार्टी थी जहां अलग अलग राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ कई बड़े चेहरे राजनीतिक विमर्श को आगे बढ़ाते थे। आज भी पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या उनमें से कोई ऐसा है जिसकी सक्रियता पूरे देश में कांग्रेस की राजनीतिक मौजूदगी का एहसास करा सके? हालांकि ये भी हो सकता है कि ये चीजों को देखने का नजरिया हो जिससे हर बात को राहुल गांधी तक सीमित कर दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी से जुड़े ऐसे सवालों का सामना कांग्रेस के सहयोगी दल भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा इंटरेस्ट होता है राहुल गांधी जी कहाँ हैं, प्रियंका गांधी जी कहाँ हैं। अरे आप बताइए ना कि हमारे राम भगवान के मंदिर में चोरी क्यों हो रही है? आप बताइए ना कि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कांग्रेस वाले कहते हैं कि राज्यों में आंदोलन होते हैं
कार्यक्रम होते हैं, लेकिन सुर्खियां वहीं बनती हैं जहां राहुल गांधी मौजूद हो। ये तर्क भी अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन राजनीति में सिर्फ काम करना काफी नहीं होता, काम दिखना भी उतना जरूरी होता है। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी की वापसी के साथ कांग्रेस फिर उसी राजनीतिक मोमेंटम को बनाने में जुट गई है जो पिछले कुछ हफ्तों में उनकी गैर मौजूदगी के दौरान कमजोर पड़ता दिख रहा था। वैसे भी लोकतंत्र में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी की असली परीक्षा चुनाव के दिन नहीं होती। असली परीक्षा तब होती है जब उसका सबसे बड़ा चेहरा मंच पर मौजूद ना हो, और तब भी उसकी आवाज पूरे देश में उतनी ही बुलंदी के साथ सुनाई। कचहरी में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आखिर ब्रिटेन में क्यों हिंदू मुसलमान पर कानूनी लड़ाई छिड़ी हुई है। ब्रेक के बाद कचहरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रिटेन की बात एक ऐसा मुल्क जो खुद को आधुनिकता, निष्पक्षता और कानून के शासन का सिरमौर मानता है, लेकिन आज इसी ब्रिटेन से एक ऐसी खबर आई जिसने वहां रह रहे हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया। मामला आस्था का है, अस्मिता का है और एक ऐसे फैसले का है जिसे लेकर अब ब्रिटिश न्यायपालिका की चौखट पर दस्तक दी गई है। लंदन से महज 120 किलोमीटर दूर पीटरबरो शहर में 40 साल पुराना एक मंदिर और कम्युनिटी सेंटर आज बिकने के कगार पर है। बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि वहां की स्थानीय सिटी काउंसिल है और खरीदने वाली है एक मुस्लिम संस्था। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर बिना सही मूल्यांकन के इस ऐतिहासिक परिसर को नीलाम कर दिया गया। हिंदू समाज आक्रोशित है और अब ये लड़ाई हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। आखिर क्यों ब्रिटेन की काउंसिल पाई पाई को मोहताज होकर अपने ही आस्था के केंद्रों को बेचने पर उतर आई है, देखिए। दिल्ली से करीब 6,700 किलोमीटर दूर इन गगनभेदी नारों के साथ ब्रिटेन के पीटरबरो की सड़कों पर आक्रोश की अंगारे धड़क रही हैं। विरोध के सुर उस नाइंसाफी के खिलाफ बुलंद हो रहे हैं जिसकी जद में एक दो नहीं 40,000 हिंदुओं की आस्था है। वो आस्था, वो आराध्य जिन पर कानून की आंच आई तो हिंदुओं का सब्र टूट गया। ये कोई मामूली इमारत नहीं है। ब्रिटेन के पीटरबरो का न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स है। पिछले 40 सालों से यहाँ भारत हिंदू समाज का मंदिर और कम्युनिटी सेंटर संचालित हो रहा है। ये सिर्फ पत्थरों और ईंटों का ढांचा नहीं बल्कि इस पूरे इलाके में रहने वाले हजारों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। उनके सुख दुख, त्योहारों और सामाजिक ताने बाने की धड़कन है। लेकिन अचानक पीटरबरो सिटी काउंसिल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे हिंदू समुदाय को सड़कों से लेकर अदालत तक जाने पर मजबूर कर दिया। हिंदू कम्युनिटी वहाँ पे लास्ट के 30-40 इयर्स से उस टेंपल और कम्युनिटी सेंटर में अपने रेगुलर प्रोग्राम्स, पूजा, फेस्टिवल्स, ये सारी चीज़ें कर रही थी। एंड सडनली फिर काउंसिल का ये डिसीजन आया कि ये साइट हमसे लेके किसी और को दी जा रही है। अभी ये मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट का डिसीजन आई थिंक शुड बी देयर इन अ फ्यू डेज और अ फ्यू वीक्स, एंड हम लोग ये होप कर रहे हैं कि इट कम्स इन आवर फेवर। आरोप है कि काउंसिल ने इस पूरे परिसर को नीलाम कर एक मुस्लिम संस्था यूके इस्लामिक मिशन को बेचने का फैसला किया, और इस फैसले की वजह से जैसी ये खबर फैली, हिंदू समाज के भीतर गहरी चिंता, नाराजगी पैदा हो गई। भारत हिंदू समाज ने तुरंत इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर ये मंदिर बंद हो जाता है तो हिंदू समाज अपनी पूजा अर्चना और त्योहारों के लिए कहां जाएगा, क्योंकि पीटरबरो से मीलों दूर तक कोई मंदिर मौजूद नहीं है। पीटरबरो के आसपास के अराउंड 30 to 40 माइल्स, विच मीन्स 50 से 60 किलोमीटर में कोई और मंदिर नहीं है। 30 से 40 हजार लोग यहाँ इस मंदिर पे डिपेंडेंट है फॉर देयर रेगुलर हिंदू पूजा एंड फेस्टिवल्स। तो दैट्स हाउ इतना बड़ा लोगों को इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस पूरे मामले में जो सबसे अहम बात यह है वो ये कि हिंदू समाज का विरोध किसी मुस्लिम संस्था से नहीं है। उन्होंने कोर्ट में साफ किया है कि उनकी लड़ाई किसी धर्म विशेष से नहीं है, बल्कि पीटरबरो सिटी काउंसिल की भेदभावपूर्ण प्रक्रिया के खिलाफ है। अब यहाँ पर एक कड़वा सच ये भी है कि आखिर काउंसिल को इसे बेचने का फैसला क्यों लेना पड़ा, तो इसका जवाब है ब्रिटेन की काउंसिल्स की खस्ता माली हालत।
ब्रिटेन में स्थानीय सरकारें यानी काउंसिलें इस समय भारी वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। बढ़ते खर्च और केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद में कटौती के चलते ये काउंसिल अब अपनी संपत्तियां बेचने को मजबूर है। साल 2025 के की सिटी सर्वे में ये खुलासा हुआ था कि ब्रिटेन के करीब 60% काउंसिल अपना घाटा भरने के लिए कम्युनिटी सेंटर, स्पोर्ट्स क्लब और सामाजिक परिसरों को बेच रही हैं। बर्मिंघम काउंसिल को अपने बजट को संतुलित करने के लिए लगभग 2,883 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्तियां बेचने का लक्ष्य रखना पड़ा था। नॉटिंघम काउंसिल का घाटा भी करोड़ों पाउंड तक पहुंच चुका है। इसके चलते वहां भी जन सुविधाओं पर गाज गिरी है। यानी जो काउंसिल्स कभी जनता की सहूलियतों के लिए काम किया करती थी, आज खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए जनता की आस्था और सामुदायिक केंद्रों तक का सौदा करने से परहेज नहीं कर रही। अब सवाल है, जो न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, क्या वो भी कर्ज के बोझ में दबा है? हिंदू समाज को इंसाफ की उम्मीद है, लेकिन विडंबना देखिए। साल 1984 पीटरबरो काउंसिल ने ही दरियादिली दिखाते हुए एक बंद पड़े स्कूल की इमारत यानी न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा इन हिंदुओं को मंदिर के लिए किराए पर दे दिया था। साल 1986 में एक लीज एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद राम मंदिर की स्थापना हुई और बीते 40 सालों से ये राम मंदिर यहाँ के हिंदू समाज की ताकत और आस्था का केंद्र बना हुआ है। अब जब से इस कॉम्प्लेक्स को नीलाम करने का फरमान सुनाया गया है, ब्रिटेन में रहने वाले आस्थावान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हिंदू जो युगांडा से और केनिया से भगाए गए थे उस जमाने में जब ईदी अमीन का दौर था, उन लोगों ने ये आके मंदिर शुरू किया था। और अगेन अगर फिर से उनको भगाया जाए तो उनको उन्हीं दिनों की याद वापस दिला देंगे इस ओल्ड एज में, इस बुढ़ापे में, विच इज नॉट फेयर। जो चीज उनके साथ 30-40 साल पहले हुई थी, ये फिर ना हो, हम लोग यही होप कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर। पीटरबरो की सड़कों पर उतरा ये जनसैलाब सिर्फ एक प्रदर्शन भर नहीं है, ये सीधे सीधे उस प्रशासनिक ढिठाई को चुनौती है जहां चंद पाउंड्स के घाटे को पूरा करने के लिए सामाजिक सौहार्द और एक पूरे समाज की आस्था को दांव पर लगा दिया गया। तो ब्रिटेन का हिंदू समाज अपनी आस्था के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। इधर पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी भारत के खिलाफ एक नई तरह की जंग छेड़ने की साजिश रच रहे हैं। उन ट्रेनिंग सेंटर्स में युवाओं और लड़कियों को एआई के नाम पर आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें स्विमिंग और मार्शल आर्ट सिखाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों का प्लान साइबर हमले और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना हो सकता है। देखने में ऐसा लग रहा है कि युवाओं का भविष्य बनाने के लिए कैंप लगे हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक ये युवाओं को ट्रेनिंग के नाम पर आतंकियों की नई प्लानिंग है। ये खुलासा हुआ है कि आतंकी संगठन लश्कर इन दिनों सिर्फ हथियार चलाने की ट्रेनिंग नहीं दे रहा, बल्कि युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बना रहा है। उन्हें एआई का पाठ पढ़ाकर तकनीकी रूप से मजबूत बना रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल कर सके। लश्कर के नापाक मंसूबे, एआई की आड़ में आतंक की पाठशाला, मार्शल आर्ट्स के नाम पर आतंक की ट्रेनिंग। ये तस्वीरें देखकर लगता है कि किसी खेल प्रतियोगिता या तकनीक की जानकारी दी जा रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये लश्कर का नया तरीका है आने वाले समय के लिए तैयारी करना। सूत्रों का कहना है पाकिस्तान में लश्कर की कथित राजनीतिक शाखा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के बैनर तले कई शहरों में युवाओं के लिए अलग अलग तरह के ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। इन कैंप्स में युवाओं को सिर्फ धार्मिक या वैचारिक तौर पर नहीं, बल्कि फिजिकल और टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। पाकिस्तान के कई शहरों में जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कुश्ती और शारीरिक व्यायाम की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। महिला सदस्यों को स्किल डेवलपमेंट के नाम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। सामने आई कुछ तस्वीरों में भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी राणा मोहम्मद अशफाक खुद स्विमिंग पूल में उतरकर तैराकी कर रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये उसकी व्यक्तिगत ट्रेनिंग नहीं है। आपको बता दें कि मोहम्मद अशफाक राणा लश्कर तैयबा के शीर्ष कमांडर में से एक है। पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ नफरत फैलाता है। इस पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है। जनवरी 2026 में उसका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो पाकिस्तान के कसूर में एक रैली के दौरान भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। वीडियो में वो जंग के लिए लोगों को भड़काता हुआ दिखाई दिया था। सूत्रों के मुताबिक उसके नेतृत्व में आतंकियों को तैराकी सिखाई जा रही है, ताकि वो पानी के रास्ते आने जाने, कठिन परिस्थितियों से निकलने और आतंकी अभियानों के लिए तैयार हो सके। जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन साइबर हमले, पानी के रास्ते हमले
और झूठे प्रचार के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा युवाओं की ऐसी फौज खड़ी कर रहा है जो पानी में तैरने और मुश्किल हालात में निकलने में माहिर हो। कि इस तरह की ट्रेनिंग का इस्तेमाल भविष्य में पानी के रास्ते घुसपैठ करने, साइबर हमले करने और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जा सकता है। ये वीडियो देखिए, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो की पैंतरेबाजी, कसरत और कुश्ती के गुर सीखते लोग। आतंकी राणा अशफाक मोहम्मद अपने छात्रों को संदेश दे रहा है कि तकनीकी रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है, इसलिए स्किल ट्रेनिंग के नाम पर एआई की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सबसे ज्यादा ये ट्रेनिंग महिलाओं को दी जा रही है। बताया जा रहा है कि इन युवाओं को तैराकी करने, इन्हें प्रेरित करने के लिए लश्कर के बड़े आतंकी तमाम ट्रेनिंग सेंटर में जा रहे हैं। ये तरह तरह की ट्रेनिंग पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हो रही है और खास बात यह है कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए बड़े आतंकी इन ट्रेनिंग कैंपों में शामिल हो रहे हैं और युवाओं को जिहाद के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकी संगठन अब केवल बंदूक और बारूद के सहारे नहीं, बल्कि फिजिकल ट्रेनिंग, आधुनिक तकनीक और एआई जैसे नए माध्यमों का इस्तेमाल कर अपने नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान में चल रही ऐसी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी इस बदलती रणनीति को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं। दिल्ली में मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और कचहरी में जाते जाते अब कुछ ऐसी तस्वीरें जो पूरी दुनिया में वायरल हैं। ब्रिटेन में इन दिनों भारत की सेलिब्रिटीज की धूम मची है, जमघट लगा हुआ है, वो भी विंबलडन जैसे बेहद हाई प्रोफाइल इवेंट में। भारत की ग्लोबल हस्तियों की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया ये जानने की बड़ी जिज्ञासा में है कि आखिर इतने इंडियन सेलिब्रिटी विंबलडन में क्यों दिख रहे हैं। क्या विंबलडन इंडियन सेलिब्रिटीज का नया रेड कार्पेट है? एक समय था जब भारत के किसी स्टार की ग्लोबल पहचान ऑस्कर या कैन फेस्टिवल से तय होती थी, लेकिन अब दुनिया के सबसे पुराने टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन का रॉयल बॉक्स भी भारतीय सितारों की नई ग्लोबल एंट्री बनता जा रहा है। और इस बार सेंटर कोर्ट पर जितनी चर्चा खिलाड़ियों की हो रही है, उतनी ही चर्चा भारतीय सेलिब्रिटीज की भी हो रही है। प्रियंका चोपड़ा, अनन्या पांडे, सचिन तेंदुलकर, शुभमन गिल, युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और कई दूसरे भारतीय सेलिब्रिटी। सवाल यह है कि आखिर हर बड़ा भारतीय सितारा विंबलडन का हिस्सा क्यों बनना चाहता है? क्या वजह सिर्फ टेनिस है या फिर विंबलडन आज ग्लोबल स्टेटस का नया प्रतीक बन चुका है? सोचिए, दुनिया में ग्रैंड स्लैम 4 है, लेकिन विंबलडन की पहचान और प्रतिष्ठा अलग है। यहाँ सिर्फ खेल नहीं होता, यहाँ परंपरा है, शाही विरासत है, सख्त ड्रेस कोड है, रॉयल बॉक्स है। दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी, कलाकार, खिलाड़ी और इन्फ्लुएंसर लोग एक ही जगह दिखाई देते हैं। यानी यहाँ मौजूद होना अपने आप में एक मैसेज है, एक तस्वीर और पूरी दुनिया की मीडिया की नजर आप पर। एक पोस्ट और करोड़ों लोगों तक आपकी रीच। इसीलिए विंबलडन अब सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट नहीं, बल्कि ग्लोबल ब्रांडिंग का सबसे पावरफुल स्टेज बन चुका है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। कभी ऐसे आयोजनों में भारतीय चेहरे गिने चुने दिखाई देते थे। आज भारतीय अभिनेता, क्रिकेटर, उद्योगपति और प्रभावशाली हस्तियां दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में बराबरी से मौजूद हैं। क्या ये सिर्फ सेलिब्रिटी कल्चर है या फिर ये दुनिया में बढ़ते भारत की सॉफ्ट पावर की भी एक तस्वीर है? हो सकता है कि इन दोनों का जवाब एक ही हो, क्योंकि आज भारत सिर्फ सबसे बड़ी आबादी वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मनोरंजन बाजारों में से एक है, सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। और भारतीय सितारों की ग्लोबल पहचान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। यानी सेंटर कोर्ट पर खेल सिर्फ टेनिस का नहीं हो रहा, वहां ब्रांड, प्रतिष्ठा, प्रभाव और पहचान का मुकाबला भी चल रहा है। और शायद इसी वजह से आज विंबलडन की सबसे चर्चित तस्वीरें सिर्फ ट्रॉफी उठाने वाले खिलाड़ियों की नहीं होती, बल्कि रॉयल बॉक्स में बैठे उन चेहरों की भी होती है जिनकी मौजूदगी खुद अपने आप में एक ग्लोबल स्टेटमेंट बन जाती है। इसी के साथ कचहरी में इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।